दोस्तों याद करिए, मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना ही नहीं सकती थी, लेकिन बनाने का मुफीद तरीका उनके पास एक ही है। चाहे किसी राज्य में चले जाइए, उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहा हूं, जिस जिस राज्य में राज्य स्तरीय पार्टियों में फूट डाली गई, परिवारों में सेंधमारी की गई, उसी के बाद उन उन राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ पाई है। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां बात कर रहा हूं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे बिहार चले जाइए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में, और टीएमसी में भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की थी। वो बात अलग है कि परिवार को नहीं तोड़ पाए, बस पार्टी तोड़ पाए। ऐसे ही हालात कुछ उत्तर प्रदेश में बने थे साल 2016 में। मैंने तब भी कहा था, अगर साल 2016 में चाचा और भतीजे के बीच जो विवाद हुआ था वो ना होता तो खुद बीजेपी जानती है कि वो ताकत के साथ लड़ती तो जरूर, यानी कि केंद्र में मोदी सरकार की बदौलत, लेकिन सत्ता में आने का ख्वाब उसने तब भी नहीं देखा था। हो सकता था बीएसपी से ज्यादा मजबूत हो जाती, लेकिन सत्ता में आती यह जरूरी नहीं था। यही काम साल 2022 में भी था। अब आप कहेंगे वाली बात अब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी अपनी खबर पर मोहर लगा दी गई है। जी हां, हमने आपको जो बताया था वही किया, किसके कहने पर हुआ, कैसे चाणक्य की उपाधि मिली है, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने एक एक कुंडली खोल कर रख दी है कि आखिरकार किसके इशारे पर पार्टी और परिवार में लगातार विवाद हुआ और कैसे उनका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा था। और यह नाम कोई और नहीं है बल्कि शिवपाल सिंह यादव है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि शिवपाल सिंह यादव के पास एक एक नेता की कुंडली है। थोड़ा संभल कर और देखिए, उन्होंने जो सियासी बम फोड़ा है उसके बाद हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आखिरकार शिवपाल सिंह यादव ने चुप्पी तोड़ी थी और वो नाम सबके सामने रख दिया, जिस नाम ने सिर्फ अपना नाम के आगे और पीछे चचा चाणक्य लिखवाने के लिए ये तमाम चीजें की हैं। जो लोग कहते हैं ना कि देखिए चाणक्य नीति कितना जबरदस्त रणनीतिकार चुना, चुनावी रणनीतिकार नहीं कहते इसे। चुनावी रणनीतिकार होता है वो व्यक्ति जो जनता की नब्ज को समझता है, जो ये समझता है कि जनता क्या चाहती है, उस लिहाज से मैनिफेस्टो बनाता है, उस हिसाब से विकास का रोड मैप बनाता है और उस आधार पर वोट मांगता है। क्या आपने बीजेपी के कितने नेताओं को विकास के नाम पर वोट मांगते देखा है? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हलाल, झटका, बुलडोजर, एनकाउंटर, यही तो बात सुनी होगी। इसके अलावा आपने विकास सुना? चुनाव आए तो पैसा डाल दो, ये तमाम चीजें। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव ने परत खोल दी है। तो खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, जरा इस खबर पर गौर कीजिएगा। मैं फिर कहता हूं, कोई भी चुनावी रणनीतिकार तब बेहतर माना जाता है जब वो विकास के आधार पर काम पर अपना रोड मैप भी तैयार करे और चुनाव जीते। ऐसे नहीं जैसे जीता गया। पहले देखिए, दैनिक जागरण खबर है, शिवपाल सिंह यादव का बड़ा खुलासा। बोले अमित शाह के कहने पर भतीजे अक्षय के सामने लड़ा था चुनाव। लोग बड़े हैरत में थे। कम से कम शिवपाल सिंह यादव से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, किसी को नहीं थी उम्मीद। सब कह रहे थे नहीं ये कैसे हो सकता है, चलिए हो सकता है विवाद हो, यह है कहीं और से चुनाव लड़ लेते, लेकिन अपने ही परिवार के बेटे के खिलाफ कैसे चुनाव कोई लड़ लेगा, था ना। और देखिए हकीकत आ गई। बताया अमित शाह के कहने पर लड़े थे वो। अमित शाह के कहने पर ही शिवपाल सिंह यादव ने अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़ा था, क्योंकि ये बीजेपी जानती थी कि इनसे अकेले अपना कुछ होना जाना कुछ नहीं है। इसीलिए खास तौर पर शिवपाल सिंह यादव का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आया। आप कहेंगे फिर 2022 में तो साथ थे, क्यों नहीं आए? क्योंकि दिल मिले थे, दल नहीं मिले थे। और दिल भी नहीं मिले थे ना दल मिले थे। दल भी अलग थे और दिल भी अलग थे। लेकिन आप याद करिएगा, नेताजी के निधन के बाद पहला चुनाव कौन सा हुआ? मैनपुरी का। और जब से चाचा और भतीजे साथ आए, यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव, मैं ये नहीं कह रहा दोनों एक दूसरे के वो ज्यादा मजबूत, ये मजा, मुझे बात करने का जिक्र का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव युवाओं की पहचान भी है, युवाओं को जानते हैं, नब्ज टटोलते हैं, तमाम चीजें। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के लिए कहा जाता है वो संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। वो एक एक नेता की नब्ज जानते हैं, अपने ही पार्टी के नहीं। वो बीजेपी से लेकर बीएसपी और जितने राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं, जितने सक्रिय सबकी नब्ज जानते हैं। ये कैसे हो जाएगा कि 2017 में सत्ता से बाहर गए, 2022 में भी नहीं, लेकिन जब से चाचा और भतीजे साथ आए तब से न केवल हर एक चुनाव जीता जा रहा है, बल्कि इतिहास भी रच दिया। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसके बारे में सोचा है ना आपने? मैंने हमेशा कहता हूं, बीजेपी जानती है, बीजेपी को आज भी है
ये कैसे भी करके दोनों चाचा और भतीजे अलग हट जाए। अखिलेश यादव फेस के तौर पर रहते हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव पीछे की रहकर जो रणनीति तैयार करते हैं उसके बारे में हर राजनीतिक दल जानता है। एनडीए के जितने सहयोगी, बीजेपी के जितने सहयोगी, वो भी। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2019 में अमित शाह के कहने पर फिरोजाबाद से अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से अक्षय की हार हुई, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। शिवपाल ने माना कि भाजपा परिवार की कलह का लाभ उठाना चाहती थी और अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़ना उनकी गलती थी। समझ गए आप? मैंने हमेशा कहा है आपसे, आप कोई भी राज्य उठा लीजिए। चलिए पहले महाराष्ट्र चलते हैं, छोड़िए अभी थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, सत्ता में कैसे आए? जो देवेंद्र फडणवीस मासूमियत की मूर्ति बनके मीडिया के सामने मना कर रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो नहीं बनाएंगे सरकार इनके साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, तब भी लोग सवाल पूछ रहे थे अगर ऐसा है तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो विधायक बागी हुए वो बीजेपी शासित राज्य में ही जाकर क्यों रुके? वो कांग्रेस शासित राज्य में रुकते, कहीं और चले जाते, लेकिन नहीं, वो गए कहां? या महाराष्ट्र में रहते। भाई बगावत हो रही है तो खुल्लम खुल्ला हो रही है ना, चले जाते। लेकिन उनको शरण दी किसने? बीजेपी शासित राज्य में। तब मासूमियत की मूर्ति थे। शिवसेना को तोड़कर उसके बाद ही सत्ता में आ पाए। सत्ता में बने रहने के लिए फिर इनको जरूरत पड़ी अजित पवार की। अजित पवार जो कल तक इनके लिए भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज होते थे, छगन भुजबल जिनका नाम ले लेकर ये एनसीपी को कोसते थे, उन्हीं को तोड़कर लाते हैं और फिर उनके साथ सरकार बनाते हैं। परिवार में कलह के बिना, परिवार को तोड़े बिना इनका सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों ने कहा कि तेज प्रताप का ये साथ छोड़कर जाना, ये सब नहीं इफेक्ट डाले। मैंने तब भी कह रहा था कि इफेक्ट डालेगा भाई, ये जानते हैं जहां। अब देखिए पश्चिम बंगाल अगला इनका है। पश्चिम बंगाल में इन्हें पार्टी तोड़नी, ये तोड़ भी चुके थे। एक पिछला जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, उस समय इन्होंने पार्टियां तोड़ी। उस समय भी इन्होंने यही किया था। 2021 में इन्होंने पार्टी तोड़ी, टीएमसी के कई प्रमुख नेताओं को साथ मिलाया। लेकिन वो स्थिति तब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि टीएमसी के अंदर खाने यानी ममता बनर्जी के घर में बगावत नहीं हो पाई। अगर ममता बनर्जी, आज भी कह रहा हूं सुन लीजिए, अगर ममता बनर्जी के भतीजे या जो भी उनके परिवार वाले, उन्होंने से किसी ने भी इस कलह में साथ दिया बीजेपी का, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी पश्चिम बंगाल का। इसीलिए एसआईआर के बहाने लगातार जो की चीज की जा रही, क्योंकि देख रहे टीएमसी में सेंधमारी नहीं कर पा रहे, और टीएमसी में यानी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी का सपना, मोदी शाह का सपना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह सरकार बनानी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब भी जानते हैं ये तीसरा टर्म, इसके बाद चौथे टर्म में वो नहीं है, उनकी जगह बीजेपी का कोई और नेता चेहरा बनेगा। इसलिए कैसे भी करके ये वाला चुनाव जीतना है किसी भी कीमत पर। देखिए अब आप तो शिवपाल सिंह यादव ने भी कह दिया, यानी आपके अपने चैनल में जो खबर दिखाई थी वो सच थी। परिवार तोड़कर ही ये सत्ता में आ सकते हैं। विकास वो क्या होता है, वो तो सिर्फ चुनावी मंच पर याद आता है, थोड़ा बहुत बोल दो, बाकी है तो सही हिंदू मुसलमान करना। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।